Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC 260 Stipe Miocic versus Francis Ngannou. वैसे आज मेरे साथ है मेरा दोस्त अर्नव। Hi guys. ओरिजिनली ये कार्ड में ब्रायन ऑर्टेगा वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी होने वाला था एज अ कोमेन इवेंट, बट अनफॉर्चुनेटली अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड एंड देन ये फाइट स्क्रैप करना पड़ा। एंड प्रॉबेबली दे आर सेइंग कि ये लेटर एक मंथ का जो गैप रहेगा UFC 261 जब आएगा वहाँ पे होगा मोस्ट प्रॉबेबली। ऑल्दो thankfully main event is still intact and probably this fight जो होने वाला है फ्रांसिस नगानो वर्सेस टीपी मियोचिच हेवीवेट में बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि this might be a new chapter which might happen. There is very ironically स्टीपे मियोचिच ने फ्रांसिस नगानो को पहले हराया था समवेयर अराउंड Jan 2018 को एंड उस टाइम पे भी स्टीपे मियोचिच अंडरडॉग था। सब लोग को लग रहा था कि स्टीपे फ्रांसिस का पावर नहीं हैंडल कर पाएगा एंड समवेयर क्रेडिट गोज टू फ्रांसिस, क्योंकि फ्रांसिस जब से यूएफसी में आया है उसका आई बिलीव ऑलमोस्ट सभी फाइट्स ही वाज एबल टू गेट अ नॉकआउट। उसका फर्स्ट 7 फाइट्स में ही हैज 6 नॉकआउट्स एंड एक जो दूसरा फाइट था ही हैड वन via submission, which is great. Like he was also able to do that. So he was almost undefeated till he fought Stipe, and सबको लग रहा था कि Stipe will not be able to handle his power. And eventually, लेकिन जब fight हुआ, Stipe was able to take him down initially. एक दो ऐसा punches land हुआ फ्रांसिस नगानो का जो सबको लग रहा था oh my god अभी Stipe hurt है, something like that. But Stipe eventually took over. फर्स्ट राउंड में टेक डाउन लिया, सेकेंड राउंड में टेक डाउन लिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड ही वन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन। एक्चुअली देर आर लॉट मोर थिंग्स विच हैपन। जब डेना ने बेल्ट उसको डालने का ट्राई किया, ही टुक इट फ्रॉम हिज हैंड, गिव इट टू हिज कोच कि तुम डालो, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टीपे को ऐसा बहुत फील हो रहा था कि ही वॉज बीइंग डिसरिस्पेक्टेड अ लॉट। इवन डेना वाइट वॉज काइंड ऑफ हिंटिंग कि प्रॉबेबली स्टीपे यहाँ पे हारेगा। उसको देयर वाज लॉट ऑफ फाइनेंशियल रिलेटेड झगड़ा भी हो रहा था, मतलब ही वांटेड मोर फॉर व्हाट ही ब्रॉट एंड समवेयर डेना वाज नॉट गिविंग हिम द राइट amount of money. All those things were happening and Stipe eventually थोड़े लोग ऐसे कहते हैं, इवन डैनियल कॉर्मियर कहता है कि फ्रांसिस नगानो के साथ जो फाइट हुआ था उसके ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स के बाद डीसी का फाइट हुआ था स्टीपे के साथ एंड डीसी वाज एबल टू नॉक स्टीपे आउट एंड इवेंचुअली डीसी बिकेम द हेवीवेट चैंपियन, डबल चैंप हुआ था, ऑल दोस थिंग्स हैपेंड एंड इवन डीसी सेज कि प्रॉबेबली अगर फ्रांसिस के साथ फाइट नहीं होता तो स्टीपे वुड हैव लास्टेड अ लिटिल बिट लॉन्गर। समवेयर फ्रांसिस का जो पावर है ऐसा क्यों बोला उसने? ऐसा कुछ डैमेज तो खाया नहीं उसने वो फाइट में? It's just something DC believes कि recovery is very very important and But 6 months is more than enough, especially इतना कम डैमेज खा के. we can say, but it's like that's some narrative DC has. DC eventually like he also brought it up saying कि the difference between their first fight and second fight, which is like almost more than a year का जो gap मिला था, he said कि Stipe के recovery में it made a lot of difference. You can see कि he was able to take more shots of DC and Stipe, by the way, just to bring it out, we can say कि Stipe is the heavyweight goat almost till now. Maybe competition में we can have Fedor. Anyone else you think? Cain Velasquez maybe. ये तीन ही He's not the goat. Statistically, if you see based on records, he's the goat. But skill-wise, he's not the goat. He's not the best heavyweight to ever compete. We can categorize in two sense, like best ever कोई होगा heavyweight and he's not the best ever. Legacy wise, obviously. But he's, as of now, if you see the record, he's great. He's greatest. Okay.
Yeah, even Hmm. greatest And also I would say Fedor. Yeah. So if you want to see greatest, it's Fedor. If you want to see the best, it's Kane. But still, it would be disrespectful to not mention him. So he's in the mention. matlab, there is a somewhat. very, we can say, good argument someone can give for Stipe ka Yes, yes, legacy as absolutely. a greatest. He's one of the best And heavyweights to compete ever. yeah, and like one of the main reasons that why people bring that out is defenses ka record. uh, like I said कि स्टीपे फेब्रिशियो वर्डूम के साथ जब टाइटल जीता उसके बाद से ही मैनेज टू डिफेंड इट अगेंस्ट एलिस्टर ओवरीम, अगेंस्ट जेटीएस, अगेंस्ट फ्रांसिस नगानो, which is 3 title defenses, and वो टाइम तक I believe that was the highest in heavyweight division. That shows कि heavyweight division में कितना जल्दी switch होता है. Like 3 title defenses is the max someone has ever reached. Although combined now, Stipe ka title defenses we can say have become 4, because eventually DC से हारने के बाद Stipe was able to come back, was able to beat DC via TKO, and rematch में he was able to beat DC again, which kind of solidified him as probably the greatest, one of the greatest UFC fighters in heavyweight division. Fighters, yeah. Yeah, in heavyweight division, yeah. Yes. And even after all this, by the way, since I have mentioned Francis का record, Francis when he lost to Stipe, थोड़ा सा उसका confidence, not थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा उसका confidence काफी lower ज़्यादा. हुआ, Yes. and it was very visible in his next fight, Derek Lewis के साथ, जहाँ पे everyone thought कि ये fight तो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, दो absolute knockout artists, या कोई ना कोई तो knockout होएगा, ऐसा ऐसा सबको लग रहा था, but both were very scared to engage against each other. Derek was just able to do enough to get the win, while Francis was Actually, like, no one did enough to win. It was just handed over to Derek. कोई भी deserve नहीं करता था. वो fight was full shittiest fight ever to happen. उससे खराब fight शायद UFC में है नहीं. अगर वो डाडा fight था right, उसने वो सब लोग नहीं गिर रहा उनको. थोड़ा बाद का टाइम में जितना भी है मॉडर्न UFC में इतना खराब फाइट हमने देखा नहीं. और उसका हाँ, and मेन रीजन वही था कि उसका जो मेंटली हैंडीकैप हो गया था वो, क्योंकि उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला था डेना वाइट से, उसके कोच से, काफ़ी ज़्यादा ये था. तो वो मेंटली काफ़ी बोलते हैं ना बहुत डाउन ही हो गया था, और वो बहुत अफ्रेड था एंगेज करने में. ही थॉट कि वापस से अगर मैं एंगेज करूँगा अपने आर्म्स को टायर आउट कर दूंगा, और वैसे एम्बेरसमेंट है जैसा स्टीपे के फाइट में हुआ था, क्योंकि स्टीपे से काफ़ी एम्बेरसिंग तरीके से हारा था वो. It was pretty one-sided. He tried, उसका जैसा बोलते हैं ना bruises था उसके on Stipe's face, कि क्योंकि उसके जो पंचेस से वो ग्रेज होके गए उसको, इतना स्ट्रेंथ वो possess करता है कि इवन उसके जो ग्रेज पंचेस में भी स्टीपे को ऐसा bruises है मुंह पे. बट फिर भी अगर देखा जाए तो स्टीपे had a perfect strategy to fight him. true. And Maybe sorry बोल रहा था तो. नहीं बस तो. And somewhere we have to bring out कि Derek Lewis is that scary. So दोनों का एक very funny thing है. I don't think Francis was scared of Derek. I think he was scared क्योंकि उसको चाहिए नहीं था कि वो थक जाए इसको ये करते करते. मेरे हिसाब से वो, I don't think he was scared of Derek's power. So he was scared of getting tired, you mean? Yes, yeah. उसने engage ही नहीं किया, mentally handicap हो गया था. I don't think he was at all. चाहे उसके इसमें second thought से होगा कि ये powerful बंदा knock out कर सकता है, but I don't think उसके वजह से वो वैसा हुआ. उसने बस उसका जो he couldn't overcome the beating he took from Stipe, like mentally handicapped था. वो हो जाता है, nervous breakdown हो जाता है fight के बीच में. उसका शायद से 1-2 दिन पहले हुआ रहेगा कैंप फाइट के. इवन उसके वेन्स में दिख रहा था कि वो काफी he was very confused कि करूँ क्या मैं, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं, assertive नहीं था वो. And very interesting thing which I brought up during Derek Lewis versus Curtis Blades का fight जब हुआ था अभी recently, कि Derek Lewis has that some weird energy
some magical energy actually, कि grapplers जब भी आते हैं, even if they take him down, he just gets up. Jiu-Jitsu doesn't work on Derek Lewis, ऐसा बहुत लोग मीम बना के वायरल करते हैं, and somehow he manages to prove it all the time कि कर्टिस ब्लेड्स को हराया और बाकी जो ग्रैपलर्स थे इससे पहले जिन्होंने भी उसको टेक डाउन किया उनको हराया. That's except DC of course, and like you mentioned कि even वो grazing power of Francis Ngannou स्टीपे को हर्ट किया था, ब्रूजेस डाला था. समवेयर DC was saying कि डेरेक लुइस का जो ऑन द ग्राउंड जो अपर क्या बोलते हैं हैमर फिस्ट जो मार रहा था, दैट गेव हिम कंकशन और समथिंग. सो समथिंग वेरी नहीं DC वर्सेस डेरेक लुइस जब हुआ था, जो हैमर फिस्ट वो नीचे से मार रहा था, दैट गेव हिम अ ब्लैक आई. दैट्स व्हाट ही टोल्ड. ओके तो हाँ, सो समवेयर कुछ तो हुआ, both were not able to engage, Francis was not able to fight, and Dana का favorite था वो टाइम तक Francis की, he probably is a champ material. Before Stipe, he fought Stipe ना? Before Stipe fight, हाँ, yes. Yeah, he thought कि Francis will be the next big thing. इसको लेके वो अफ्रीका में प्रमोट करेगा, एक ग्लोबल ऑडियंस और बढ़ाएगा UFC का, ताकि अफ्रीकन कंट्रीज भी देखे, जो पुअर कंट्रीज है नॉर्थ अफ्रीका, वो सब उसका ऐसा प्लान था. उसने बोला था कि वहाँ पे we'll try to, उसको एक क्वेश्चन पूछा था रिपोर्टर ने कि do you want to go to Africa next? नाइजीरिया ना, ये कहाँ पे, गाना का. तो उसने कहा था कि yeah we'll see what happens, और एक स्माइल था उसने मुंह में. तो मैं कहा था कि he's trying to work something out. अगर हुआ नहीं वो तो अलग बात है, but he's trying to work something out. तो राइट, उसका तब से वो प्लान था. और जब जो हाइप वो डिरेल हुआ है ना उसका, डेना वाज पिस्ड ऑफ, क्योंकि वो उसका फोन्स भी नहीं उठा रहा था. एक दो हफ्ते पहले जब फाइट था उसका, वो ऐसा बोल रहा था डेना कि ये फ्रांस में जाके मजा ही कर रहा है, मतलब ही इज ड्रिंकिंग वाइन एंड हैविंग अ पार्टी, ऐसे बोल रहा था. वो ऑब्वियसली ट्रू है कि नहीं किसको पता नहीं. एनगानो ने बहुत बोला है कि मतलब एनगानो बहुत रिस्पेक्टफुल बंदा है इवन आफ्टर क्रिटिसिज्म. उसने भी डेना को ऐसा बहुत खराब कुछ बोला नहीं. He just said this is untrue and this never happened. I was practicing. Right. And Dana obviously ये जो डेरेक लुइस का जो फाइट हुआ, obviously he would be even more pissed off. And somewhere लोगों को ऐसा लग रहा था कि now when they made Curtis Blades का rematch, Francis had defeated him before. Somewhere they felt कि अच्छा, Dana is trying to see whether he can stand up against, like do well against a grappler. Okay, because Curtis Blades arguably जो latest fighters में है, best grappler बोल सकते हैं in heavyweight division. And there was a feeling कि probably Curtis Blades के साथ Ngannou हारेगा वापस. He's on a decline, all those things. And then Francis Ngannou was able to get a quick knockout against Curtis Blades for the second time. दोनों बार Curtis Blades को knockout किया था, and somewhere उसके बाद भी he got another grappler, like Arnav said, one of the best, probably the greatest heavyweight fighter in UFC, Cain Velasquez. And this is the time I remember. This was my first fight which I watched of Francis Ngannou, also of Cain Velasquez live. Like मैंने उसका पहले ऐसे JDS fight सब देखा था, but I was rooting for Cain Velasquez. I believe Arnav तू भी root कर रहा था ना? The only time I've rooted against Ngannou was this one. I liked Velasquez way too much. अच्छा, okay. And that fight was also like very quick, like 26 seconds में Francis Ngannou was able to get a knockout. And initially थोड़ा controversy हुआ था कि knee gave up or something, but on analysis later ऐसा लगा कि he actually got knocked out and उसके वजह से the knee gave up or something like that, right? Yeah, मतलब वो हवे में ऐसा पंच जो पड़ा उसको, वो थोड़े टाइम के लिए हवे में, मतलब he was, उसका बॉडी लिफ्ट हो गया थोड़ा, और उसमें उसका नी जो है स्लाइटली जब लैंड किया, उसका बॉडी स्लाइटली ट्विस्ट होकर लैंड किया, तो उसमें उसका इट ब्लो आउट. तो जब उसका जब वो पंच खाया, he was really hurt, he was obviously hurt, but जब उसका नी लैंड किया ना वियर्ड सा एक एंगल में, इट ब्लो आउट, और उसने फिर फटाफट अपना नी पकड़ के he straight up gave up. मतलब उसका नी एकदम गंदा सीन हो गया था उसका नी का. और Ngannou obviously still threw barrages on him. He wasn't knocked out, TKO, technical knockout था. बहुत खराब एंडिंग था उसके करियर में. Should never have happened. डेना के लिए बहुत गुस्सा है मेरे को. एक बंदा इतने साल बाद आ रहा है,
तो उसको फ्रांसिस नगानो फ्रांसिस को फाइट नगानो दिया, राइट? एंड फ्रांसिस नगानो का पावर is no joke. Actually, I forgot to mention this, but इट्स अनपैरेलल्ड ब्रो। बॉक्सिंग में कोई बॉक्सिंग में इतना इतना ज़्यादा पीएसआई का फोर्स ये जनरेट नहीं कर पाता जितना एनगानो करता है right, एमएमए फाइटरों का। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। और वैसे बंदे को इट्स क्वाइट अ लॉट। मतलब ये हाँ, जब रॉकी देखते थे हम लोग, उसमें आइवन ड्रैगो डाल जो था उसका 1800 जाता था, फ्रांसिस का लिटरली 1650 है वो। तो यू कैन इमेजिन कि एक फिक्शनल कैरेक्टर का ऑलमोस्ट पहुंच रहा है उसका पावर। मतलब exaggerate स्कैरी। obviously करेंगे मूवी में, and still he is able to match that. यस। एंड जस्ट कितना उसका नॉकआउट्स फर्स्ट राउंड में है, जस्ट एक बार उसके रिकॉर्ड में जाके देखना, यू विल बी सरप्राइज्ड। उसने आंद्रे अरलास्की फॉर्मर चैंप को फर्स्ट राउंड नॉकआउट किया। केन वेलास्केस फॉर्मर चैंप एंड प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट एवर, उसको 26 सेकंड्स में नॉकआउट किया। एंड जेडीएस बीइंग अनदर फॉर्मर चैंप, केन वेलास्केस का बहुत फेमस ट्रिलॉजी है जेडीएस के साथ, उसको भी फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर दिया। एंड उसके बाद आई थिंक देयर वाज अ वेरी हाइप फाइट, UFC 249 जो कार्ड स्टार्ट हुआ था जस्ट आफ्टर पैंडेमिक, उसमें एक फाइट बुक हुआ था अगेंस्ट जैजिनो रोजेनस्ट्रोक, अनडिफीटेड फाइटर टिल देन, एंड ही हैड कॉल्ड आउट फ्रांसिस कि फ्रांसिस को कोई फाइटर्स ही नहीं थे टू फाइट। ही वाज ऑलमोस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम ब्रेक पे था बिकॉज नोबडी वाज रेडी टू फाइट हिम एंड ही वाज ऑलरेडी अ डिजर्विंग कंटेंडर फॉर टाइटल शॉट। मीनवाइल स्टीपे वर्सेस डीसी का जो ट्रिलॉजी चल रहा था वो सब हो रहा था। तो समवेयर जैजिनो रोजेनस्ट्रोक का जो कॉल आउट था, ही वाज वे टू हैप्पी टू एक्सेप्ट कि चलो मुझे एक फाइट मिल गया। एंड लकीली लाइक दिस डिडंट गो द डेरिक लुइस वर्सेस फ्रांसिस नगानो राउट। दोनों स्टार्टिंग से ही ऐसे अटैक करने के लिए आए एंड वी कैन से फ्रांसिस वाज स्लाइटली रेकलेस। उसको जैसे उसको Yeah. 2-3 लेग किक्स मिला, he was like चलो I don't care now, I don't want to be a shell anymore somewhere. लेकिन I think he remembered that Derek Lewis का fight, he didn't want to be covered up, scared and फिर decision lose हो, right? Yeah. I think somewhere that played out and he was like I don't care, I'll just go barrage him, and that worked very nicely for him. 20 seconds में he was able to knock that guy out. If you want to watch it, just go and watch it. You can get the video in YouTube also. You'll be surprised ki how scary he is. Like if his old fights were not able to convince you of that statement, then this fight will definitely convince you ki he is no joke. He will never it's never wise to stay in front of him. One good punch is enough to knock you out. And somewhere ये जो hype है, it has not died down. ऐसा feel नहीं हो रहा लोगों को कि फ्रांसिस is even though he has lost to Stipe, लोगों को लग रहा है कि he might get this back. There is a reinvigorated feeling कि फ्रांसिस might get it done. And this is very interesting कि ये फाइट के लिए जो prediction और betting odds होता है, फ्रांसिस नगानो is right now -135 favorite. And Stipe Miocic +108 है, even though he had already won against Francis and dominantly. Like there is no argument कि वो fight में close था, ऐसा कुछ नहीं था. It was complete domination. Still, somewhere we can say Stipe Miocic being 38 years old, right around the time जब usually लोग थोड़ा सा decline में जाते हैं, लोगों को ऐसा feeling है कि Stipe Miocic might not be able to do the best anymore. And I believe Arnav, you also have the same feeling, correct, right now? Yeah. See, the thing is, when you have this much power within you, you can do anything you want. Basically, तू माइक टाइसन को भी लेके आ जा सामने। जब तेरे पास इतना पावर है, तो अगर माइक टाइसन इतना टेक्निकली गिफ्टेड था उसके प्राइम में, तो लेके आ जा उसको और वो नगानो से 100 बार फाइट करे। You think Tyson will win all 100? No. He won't. That's the power of physical raw strength. वो कभी भी आ सकता है ब्रो। तो अगर फर्स्ट फाइट कनेक्ट नहीं हुआ, पीपल टू बिलीव कि सेकंड फाइट कनेक्ट होगा। अगर ये भी अगर हारा ना नगानो, जस्ट सपोज मतलब इनका तीसरा बार हो गया, नहीं होगा फाइट, यूजुअली होता नहीं है, बट अगर तीसरा बार भी हो गया तब भी नगानो फेवरेट ही होगा। दैट्स द
ब्यूटी या जो भी तेरे को बोलना है, बेन हम्म ऑफ पूरा रॉ स्ट्रेंथ, रॉ पावर which he possesses, and वेरी ट्रू. obviously एंड yeah, जैसे एज बढ़ता जाएगा समवॉट लोगों को लगेगा कि अच्छा इस बार नहीं था बट नेक्स्ट टाइम स्टीपे विल बी ओल्डर. समवेयर वो yeah, फीलिंग हमेशा रहेगा. correct. Actually, I ऑब्वियसली think बट Stipe will retire after John Jones. If he wins this, and then he'll fight Jones, and then he'll retire, I think. तो थर्ड फाइट कभी होगा नहीं, यस बट मैं हाइपोथेसिस एक ये कर रहा था बस. या यस करेक्ट. एक्चुअली स्टीपे का प्लान लुक्स वेरी क्लियर कि ही वांट्स टू बीट इंगानू एंड लाइक डेना वाइट सेड कि अगर इंगानू को हरा दिया देन जॉन जोन्स वर्सेस स्टीपे विल बी द नो ब्रेनर फाइट. एंड लोगों का I ऐसा think फीलिंग है कि आई थिंक मेरे को इसलिए चाहिए भी इंगानो जीते, क्योंकि आई थिंक जोन्स को बीट करने का बेटर चांस स्टीपे का है, सॉरी इंगानो का. इंगानू का है. हाँ The skill difference is huge between Stipe and Jones, huge. So I एक्चुअली don't want स्किल to वाइज disrespect इंगानू वर्सेस जोन्स भी बहुत ह्यूज है बट बहुत पावर इज huge अ है, ग्रेट but yes, इक्वलाइजर. correct. Always. You're very right. Actually, I also have a feeling. Let's go towards prediction. Actually, Arnav, who do you think Yeah, I'll will go win? with Ngannou. I Mhm. see him winning this one with a knockout. But anything can happen. But still, I believe he'll win with a knockout. It would be a KO. Hmm. Or maybe he could surprise us. He could go slow first, second 2 rounds. Maybe conserve his power, because he will have those flashbacks 3 साल पहले का during the fight. So see, anything can happen. It's a Okay. fight. Mentally कितना ज़्यादा prepared ये time उस पर depend करता है. He is very prepared ना. It is going to be a first round knockout. But if थोड़ा सा उसमें झिझकना भी होगा ना, थोड़ा सा, Mhm. you would see it, and I think Stipe could capitalize on it, and then थोड़ा fight थोड़ा इतना वन साइडेड ना लगे, उल्टा लगे कि कोई भी जीत सकता है. फिर उसके बाद क्या हुआ तो मैं बता नहीं सकता. It could be anyone's game. Actually, I agree. मुझे भी लग रहा है कि फ्रांसिस नगानो जीतेगा. Even though like I don't like the odds which they have, I think Francis will get it done early. I don't think वो later rounds में जाएगा. Like there is a very big chance कि anyone gets tired. Francis हो या Stipe हो, heavyweight में tiredness is very common, and I'm not sure if Francis has got enough tired in the octagon to have comfort there. You know, उसका जो I don't एक think कि उसका कार्डियो कभी भी उसका स्ट्रेंथ होगा, कभी भी. Like even if he decides not to work out a lot on his cardio, I don't think उसका कार्डियो कभी भी अच्छा होगा. उसका बस बॉडी वैसा बनाया है भगवान ने, भगवान या जो भी बायोलॉजी, whatever you believe in, whatever keeps you happy, कि वो बंदा को इतना पावर अगर दिया है ना, तो उसका एक ट्रेड ऑफ है. इतना पावर जनरेट Correct. करने वाला जो मसल्स है ना, उसका ट्रेड ऑफ ये है कि वो जल्दी बहुत ज़्यादा जल्दी एग्जॉस्ट भी होता है. इट्स जस्ट हाउ Correct. साइंस वर्क्स. यू कैन नॉट गेट बेस्ट ऑफ बोथ. वो किसी को नहीं मिला दुनिया में आज तक, कोई भी फाइटर को नहीं मिला. हर फाइटर को इसका 8 लेना पड़ता है, या इसका 6 उसका 10 लेना पड़ता है. इट्स जस्ट अ ट्रेड ऑफ. कुछ लोग ट्राई करते हैं 8 को 8.5 करना विद प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन, ब्ला 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 कर करके दोनों को 8.5 कर दे, फिर धीरे धीरे पुश कर करके 9 कर दे. बट दोनों का ऐसा होता नहीं कभी कि इसका भी 10 है इसका भी 10 है. इट जस्ट नेवर हैपेंस. एंड ऑब्वियसली फ्रांसिस का जो 2 लॉन्गेस्ट फाइट्स था करियर में, जो डिसीजन किया था दैट वाज डेरिक लुइस एंड स्टीफे मियोचिच. दोनों में ही couldn't do a lot. I have a feeling कि if it goes to later rounds, probably Stipe is the favorite. मेरा ऐसा I believe either first round में Francis gets it done or probably later Actually, rounds अगर later किया. rounds maybe Francis could get it done, but not too late. मतलब I don't see him winning in 4th, 5th round. Obviously, that I don't see happening. But second, third round maybe I can see him winning. He must have a strategy for tomorrow, for day after tomorrow's fight. जो वो ही जानता है, which he could execute, क्योंकि उसका एक है एडवांटेज. क्या फिजिकल प्रेजेंस का एक एडवांटेज है. सो ही कुड डिक्टेट द फाइट. अगर वो एंगेज नहीं करेगा ना, स्टीपे को काउंटर अटैक करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अगर एंगेज नहीं करेगा तो स्टीपे आल्सो विल हैव टू वेट हिम आउट. आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा कि फ्रांसिस स्टार्टिंग से रुका रहेगा और स्टीपे जाके उस पर चढ़ेगा. आई कैन नेवर सी दैट हैपनिंग. तो तुझे नहीं लगता कि फ्रांसिस, तुझे लगता है कि स्टीपे कैन नॉक हिम आउट? एनी चांस? नॉक हिम आउट इन लेट आई थिंक. वो इसका चिन भी बहुत अच्छा है. Ngannou can only be tired. मतलब I don't think he can be properly knocked out. Maybe TKO'd
मतलब ग्राउंड एंड पाउंड हो रहा है दना दना और उसका रेफरी आके रोक देगा, दैट टू लेटर राउंड्स में, दैट इज द ओनली पीके आई सी हैपनिंग. नॉकआउट उसको कोई करेगा, आई डोंट सी इट हैपनिंग. Ngannou is a tough dude, bro. He's genetically very different compared, so मतलब उसको even डैमेज भी कम लेगा, उसका बॉडी टाइप जैसा है आई बिलीव, क्योंकि हमने देखा नहीं है तो मैं ऑब्वियसली सिर्फ एक हाइपोथेसिस देख पाऊंगा. तो कितना ये है उसमें उसके पीछे कितना वो हम फाइट में देखेंगे, कितना ग्रेविटी है उससे. एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग ये जो भी होने वाला है. लाइक इवन जॉन जोन्स का जो अभी हैवीवेट मूव है, इट्स लाइक परफेक्ट टाइमिंग. जो भी हो ये फाइट में whoever wins, both fights are really interesting. जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफे. टाइमिंग wasn't perfect to be honest. उसको करवाया गया है बाय डेना वाइट कि लगे परफेक्ट. ही कुड हैव गॉट बहुत पहले ही जा सकता था हैवीवेट में, और उल्टा इतना होता भी नहीं नाटक, उल्टा इजी और जोन्स का फाइट हो गया रहता अभी तक. बहुत फालतू ये हुआ है उल्टा. इट वाज टू बी, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बहुत खराब हैंडल किया डेना ने इसको, और ऐसा लग रहा है कि ये हैवीवेट सिचुएशन बहुत अभी परफेक्टली प्लेस हुआ है इतना वैसा कुछ. बट इससे बेटर एक केस बन सकता था जहाँ पे ज्यादा पैसे कमा सकता था, रेवेन्यू कमा सकता था UFC compared to what is happening right now. I agree. But this is also pretty good. Yes. What is happening? So I can't complain. Yeah, even this is good only, right? But we might not see Jones or Izzy. I'm guessing. अगर अभी के लिए नहीं, but we never know. Yeah. अभी थोड़ा टाइम है लग रहा है. 1.5 साल बाद होगा, not recent than yet. Yes. देखते हैं. It's all looking good for heavyweight division till now. Actually contenders भी lined up हैं बहुत सारे. Derek Lewis है, Cyril Gane है जो बहुत अभी पॉपुलर हो रहा है, और रोजेनस्ट्रुक भी थोड़ा सा. ये तीन ही अभी मेरे को लगते हैं, मतलब इवन इंक्लूडिंग दिस गाय कर्टिस ब्लेड, ये 4 ही बंदे जो थोड़े ये लगते हैं मेरे को. बाकी कोई सिरिल गान मेरे को डिसेंट लगते हैं वो सब. मतलब दे आर गुड. आई डोंट थिंक दे आर चैंपियनशिप मटेरियल. दे आर गुड, वेरी गुड. दे आर वेरी गुड. दे कुड पजेस प्रॉब्लम्स टू these 4, but I don't think even Derek Lewis को भी मैं उसमें चैंपियनशिप मटेरियल तो ऑब्वियसली नहीं देखता, you know why. But knockout power, that's all you can say. Yeah. Even Ngannou को नहीं देखना चाहिए वैसे हिसाब से, but Ngannou has better technique in stand up compared to Lewis. By the way, how about Alexander Volkov? No, yes. Don't know why I don't see him winning. उसको Ngannou भी हरा सकता है मुझे लगता है. उसको जोन्स भी हरा सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बेटर बॉक्सर वो he is a good boxer, but Jones would outstrike him. और Ngannou तो obviously could do whatever he wants. मतलब नॉकआउट भी हो सकता है या तो you know what can happen. और तीसरा बंदा क्या है, हाँ ये तो उसको ग्राउंड पे लेके पहलेगा ये ब्लेड्स. ओके, the fourth dude, who was the fourth dude? जॉन जोन्स ही था. Stipe, fuck, champion पे भूल गया मैं. Stipe, sorry. Stipe also I think would beat Volkov. I don't see him winning the championship. Yeah. But at least I can say कि heavyweight division is looking really good. देखते हैं. It will be interesting to see कैसे जाएगा आगे जाके. वैसे ये फाइट के अलावा there is one more fight in the co-main event. I don't know how to describe this fight. Tyron Woodley versus Vicente Luque. If I have to describe Woodley का career has been very good at one point. He was able to win the title against Robbie Lawler with round 1 knockout. And उसके बाद he had a very very interesting 2 fights against Wonder Boy Stephen Thompson. जहाँ पे one fight went to a very interesting draw. Second fight, somewhat of a one-sided fight where he won. He also defended against Maya and Till, which is like very interesting, like 3 fight defenses. And सबको लग रहा था कि at this point Tyron Woodley is probably going to be the next best welterweight or something. Eventually lost to Kamaru Usman, which was one-sided. मुझे याद है उस टाइम पे we believed कि probably Woodley will win. We both were watching together on this time. मुझे ये नहीं पता था इतना डोमिनेटिंगली हारेगा. I thought it would be tough. Right. इतना, और उसमें भी मेरे को लग रहा था Woodley जीतेगा, but yeah, it was complete dominance by Usman. And somewhere Usman versus Colby जब हुआ था,
ऐसा फीलिंग आया था कि probably it was Usman, like Usman was so good, that's why Woodley lost, which is true in a way. But जब Gilbert Burns versus Tyron Woodley हुआ, which was originally supposed to be Leon Edwards versus Tyron Woodley, somewhere ऐसा feeling था कि probably Woodley is still having it, he's a champ, there is a chance कि like there was a lot of feeling कि Gilbert Burns may not beat him. Gilbert Burns is not that type of a fighter, like he's not in the same level or something. But we were surprised. Gilbert Burns was able to dominate Woodley for 5 rounds. He was also able to take him down. Like Woodley is a very good wrestler. इतने अच्छा wrestler को भी Gilbert Burns was able to dominate. And फिर कोबी कविंगटन फाइट हुआ, which मेरे हिसाब से तो बहुत पहले होना चाहिए था. उस्मान फाइट से पहले probably कोबी कविंगटन फाइट होता तो वुडली के लिए अच्छा होता, उसके करियर के लिए उसको बहुत रेवेन्यू मिलता पेपर व्यू से, इवन कोल्बी को थोड़ा सा एक हाईलाइट मूवमेंट मिलता. बट इवेंचुअली इट हैपन एंड स्टिल इवन एट दैट पॉइंट ऐसा फीलिंग था लोगों को वो जब कार्ड हुआ था, इट वाज प्रोबेबली आइदर द बेस्ट कार्ड फाइट नाइट वाइज और द सेकंड बेस्ट कार्ड फाइट नाइट वाइज इन द ईयर. एंड थोड़ा सा ऐसा पेपर व्यू फीलिंग ही आ रहा था वो फाइट के लिए जब तक वो अनाउंस हुआ था. बट व्हेन द फाइट स्टार्टेड, कोल्बी वाज क्लियरली द मोर engaging fighter, more focused fighter, and Woodley को again 5 rounds तक Colby was able to dominate. And eventually this time Woodley को थोड़ा rib injury हुआ लास्ट में. 5th round में he just verbally tapped कि I'm hurt, I can't continue. And interestingly, like 3 title defenses जो continuously उसने किया था, now he is on a 3-fight losing streak. It's kind of a weird trajectory in his career. Meanwhile, Vicente Luque ka, I have to tell you, one of the most fun fighters to watch in welterweight division for me is the silent assassin Vicente Luque. उसने अभी तक जो भी fights किया, he's always him and Nico Price I can compare. Both come to just kill. Like they don't exactly fight as a defensively. ऐसा कभी नहीं रहते. They always find nice strikes. They take a lot of strikes also sometimes. But there is one more question. As a Twitter में at least we get questions की ऐसे लोग ऐसे डिस्कस करते हैं ना कि परफेक्ट फाइटर अगर बिल्ड करना होगा तो what all characters you'll take from which fighter. कार्डियो के like Max Holloway, Tony Ferguson, Colby or anyone else. Like ऐसा एक कैरेक्टर्स के लिए डालते हैं. तो lot of people pick Vicente Luque's chin because he has taken insane strikes and still managed to stay awake. Like even against a very interesting fighter, probably fight of the year contender था उस year का 2019, Bryan Barberena versus Vicente Luque. Both were landing some insane strikes and ऐसा लग रहा था कि either of them will get knocked out. But eventually third round में जाके it was Vicente who was able to get the win. Last 6 seconds में he was able to knock out Bryan Barberena. He's also he's had a lot of good wins. Nico Price को भी उसने he was able to get a TKO. There is ऐसा feeling था मुझे उस टाइम पे कि Nico Price had all like come prepared, you know. वो fight में there was a lot of things Nico Price was doing very good. And कोई और fighter होता probably he would have got knocked out. Okay. But Vicente Luque just was much more powerful. उसके strikes were hurting Nico much more. उसका eyes bleed होने लग गया, black eye हुआ. Eventually वो black eye expand हुआ and doctor thought कि we'll stop it. Nico can't continue. Somewhere that fight signifies me कि exactly Vicente Luque क्या है. If you are tough, Vicente Luque is kind of tougher. That's how I look at him. And he has proved it. उसका एक ऐसा लॉस हुआ था वंडर बॉय के साथ, बट वंडर बॉय इज इन सम अमेजिंग फॉर्म. उसने जॉफ नील को भी हराया एंड अभी ही इज ऑल्सो लुकिंग टुवर्ड्स अ टाइटल शॉट इफ पॉसिबल आगे जाके. Vicente Luque, we can say, is somewhere ranking wise, at least if I have to check, he's ranked number 10 right now. And Woodley, even with 3 losses, since he was a champ, he's right now in the rank 7. Okay. And if the trajectory goes the same way, Woodley loses, Vicente wins here, Vicente will be right in the top 5. Top 5 के just नीचे रहेगा.
and we have very interesting matchups which can come up for him. All the fights I think उसके आगे are interesting. वंडर बॉय के साथ तो हारा था, मास्विडाल है, एडवर्ड्स है, बर्न्स है, कविंगटन है. ऑल्दो बर्न्स उसका टीममेट है, सो प्रॉब्ली उनके साथ फाइट नहीं होगा. Vicente Luque, I think based on his age also, he's 29, he'll slowly reach towards the prime and maybe he'll take gold. By the way, Arnav, तुझे क्या लगता है? What might happen in this fight? मुझे ये काफ़ी टफ लग रहा है मेरे को ये फाइट प्रेडिक्ट करने के लिए. Okay. बिकॉज मुझे लग रहा है वन साइडेड भी हो सकता है और बहुत टफ भी हो सकता है फाइट. वन साइडेड होगा तो ये जीतेगा विसेंटे लुके, और अगर क्लोज फाइट है तो दोनों में से कोई भी जीत सकता है, बट स्टिल आई वुड फेवर विसेंटे लुके ओनली. Yeah, actually I have a leaning towards Vicente Luque obviously, बहुत clear bias है मेरे पास. Even though I have to admit कि Tyron Woodley का जो उस्मान फाइट था, बर्न्स फाइट था, I was rooting for Tyron Woodley to win. I had a feeling कि Woodley will make it. Obviously Covington fight में I had to root for Covington. But ये fight में I have a feeling कि Woodley का like main strength is his knockout power. He is able to knock anyone out. And Vicente का biggest strength is his chin, कि he is able to take strikes and survive still. तो it may not go so well for Woodley, especially अगर वो ऐसा cover up करेगा तो, because Vicente will definitely put in pressure. He's not the type of fighter who just stays back and takes a decision. He's not that type of a fighter. So if Woodley manages to knock Vicente out, kudos to him. Welcome back Woodley. But I think most probably Vicente might either finish Woodley or get a dominant decision. Let's see. ये fight interesting तो होगा for sure. If Woodley is actually back, at least Woodley, if he's able to fight well, that's still a very good trajectory or very good thing in his career right now. वैसे apart from these two fights, there is one more fight which is very interesting. Sean O'Malley is back finally against Thomas Almeida. वैसे थॉमस एल्मेडा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे UFC में नॉट जस्ट UFC, उसकी करियर में अनडिफीटेड था, एंड लोगों को लग रहा था वो टाइटल फाइट में कभी जाएगा आगे जाके, until he found the future champ at that time, Cody Garbrandt, जो उसका बहुत significant loss था. He got knocked out, and since then he got one good win Albert Morales के साथ, but उसके बाद he lost 3 consecutive fights against Jimmy Rivera, Rob Font and Jonathan Martinez. Somewhere we can say Thomas Almeida is not exactly in his peak form right now, although he's very young. He's just 29 years old. But अभी last loss भी उसका जो था, it was not exactly against a great fighter. But उसके जो 2 previous losses थे, they have kind of aged well, because right now अगर हम division में देखें, Rob Font is ranked number 3 in the division, just defeated, knocked out Marlon Moraes, and Cody Garbrandt is ranked number 4, obviously went on to win the title, and अभी भी he's very competitive. I think he may have some title chances if he fights well. So somewhere it was not so good luck, somewhere it was not the right mindset for him. Meanwhile, Sean O'Malley is another undefeated fighter, former undefeated fighter, who is just coming back from his loss against Marlon Chito Vera, जहाँ पे somewhat ऐसा लोगों को ऐसा feeling था कि this rivalry is going to be very heated, कि Sean O'Malley, Chito Vera जो भी ऐसा डिस्कस कर रहे थे, trash talk कर रहे थे, बहुत ज़्यादा trash talk था. Sean O'Malley उसका मार्लन वेरा का जो कंट्री है उसका फ्लैग अपने सर पे कलर करके लाया था, एंड बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहा था उसको इन ट्विटर एंड एवरीवेयर. एंड चीतो वेरा वाज समवॉट क्या बोलते हैं, ही वाज साइलेंट, बट वो भी बहुत ट्रैश टॉक करता है. इन जनरल ही इज नॉट समवन हु जस्ट लिसन्स टू समथिंग एंड स्टेज क्वाइट. जब फाइट हुआ देयर वाज अ लॉट ऑफ हीट, लॉट ऑफ ऐसा फीलिंग था कि कुछ होगा, बट इवेंचुअली मार्लन वेरा वाज एबल टू kick him enough to give him a limp leg. Calf kicks are really dangerous, and like I had mentioned this same thing before also, Conor McGregor vs Dustin Poirier जब हुआ था, similar stuff. एक बार calf kicks enough लग जाए, then it's very difficult for a fighter to recover.
एंड यहाँ पे भी सेम हुआ, शॉन ओमैली was able to do some things, but एक बार जब लेग उसका गया तो he couldn't even stand properly, and जब ग्राउंड पे गया चीतो वेरा was just way too dominant. He almost we can argue कि अगर और 2-3 स्ट्राइक लगता तो शॉन ओमैली would have been knocked out. It was that type of a situation. लोगों को, बहुत सारे लोगों को, शॉन ओमैली ऑब्वियसली हाइप ट्रेन में था तो ऐसा फीलिंग था कि शॉन ओमैली जीतेगा अगेंस्ट मार्लन वेरा. लोग बहुत ऐसा रूट कर रहे थे कि शॉन ओमैली इज द नेक्स्ट कॉनर मैकग्रेगर, ही विल बिकम द फ्यूचर ऑफ UFC, ऑल दोस थिंग्स. एंड आफ्टर दिस लॉस पीपल वर स्टिल सॉल्टी कि अगर उसका लेग खराब नहीं होता तो probably शॉन ओमैली would have got a very good knockout or something like that. पॉसिबल हो सकता था, बट वी हैव टू एडमिट कि चीतो वेरा का ग्राउंड गेम वॉज वेरी गुड. वंस इट वेंट टू ग्राउंड, ऐसा नहीं था कि शॉन ओमैली कुड डू एनीथिंग. प्रॉबेबली अगर फाइट आगे जाके कभी वापस हुआ, चीतो वेरा अगर वापस ग्राउंड पे ले जाए तो देयर इज अ चांस कि सेम चीज़ हो. बट टू शॉन ओमैलीज क्रेडिट, ऑब्वियसली he was never in such a position before, and he didn't know how to handle it. Maybe that loss might have given him a new purpose, and since he lost his undefeated streak, he'll be kind of in a mode to prove his mettle, show that he's not someone who you can count out. रिसेंटली हमने ऐसे सेम सिचुएशन देखा था ब्रायन ऑर्टेगा के साथ. ब्रायन ऑर्टेगा वर्सेस मैक्स होलोवे जब हुआ था, मैक्स होलोवे जस्ट डोमिनेटेड ऑर्टेगा. एंड फिर जाके कोरियन ज़ॉम्बी के साथ ऑर्टेगा का बहुत ऐसे ट्रैश टॉक सब चल रहा था. देयर वाज अ फीलिंग कि ऑर्टेगा इज जस्ट नॉट इनफ ऑफ अ गुड स्ट्राइकर. ज़ॉम्बी आके उसको आउट स्ट्राइक करके नॉकआउट कर सकता है, ऐसा डिस्कशन था. इवन मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि कोरियन ज़ॉम्बी विल जस्ट आउट स्ट्राइक हिम. इट माइट बी स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर का फाइट, एंड ऑर्टेगा का बेस्ट बेट मुझे लग रहा था कि सबमिशन होगा. बट जब वो फाइट हुआ स्टार्ट, तो ऑर्टेगा जस्ट शोड कि इज नॉट द सेम गाय एनीमोर. वो जो लॉन्ग ब्रेक था उसका, ही कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हिज फाइटिंग स्टाइल. उसका जो स्ट्राइकिंग था, इट वॉज unbelievable. उसने not just outstrike किया कोरियन ज़ॉम्बी को, he was able to land some insane elbows, and ज़ॉम्बी was very hurt. Almost लग रहा था कि stoppage होगा, and he outstriked कोरियन ज़ॉम्बी. He didn't even take it to the ground as such. He showed कि he can strike with anyone given his current form, and undefeated fighters sometimes are like that. एक loss might either just throw them down or rise them up to new levels. Let's see ये fight में क्या होता है. It will be very interesting to see which fighter stands out. By the way, do you have any prediction for this or no? So I see Sean O'Malley winning this. Okay. But personally, I don't like the guy a lot. I resent the guy. Like, I don't like his attitude. So it's a tough one for me because Almeida, I don't think he can win this fight. So that's why I'm going with Malik. I kind of agree. एक time पे था I used to like Sean O'Malley, but the way he out of the cage जो act करता है, kind of थोड़ा over लग रहा है अभी मुझे. He said a lot of controversial things also recently. Mentally, I don't know where he is. Like उसका even उसका coach ना somewhere he was like, you are unbreakable, you are this, ऐसा like he was trying to boost his ego, which is not something you want to have as a coach. Like, one coach should not do that for you. Let's see. That doesn't mean कि he's not going to be able to fight well. That's not the case. Sean O'Malley is obviously very talented striking wise, and it will be interesting if he bounces back. There is a very good opportunity in the UFC bantamweight division. Already bantamweight division, I feel he is probably the second best or the best in the UFC after lightweight. ऐसे कंपेयर कर सकते हैं दोनों को. एल्जमिन स्टर्लिंग है, पीटर यान है, कोरी सैंडिगन है जिसने अभी रिसेंटली फ्रैंक एडगर को नॉकआउट किया था, मार्लन मोराइस को हराया था. वेरी एक्साइटिंग फाइटर. रॉब फॉन्ट है जिसने रिसेंटली मार्लन मोराइस को नॉकआउट किया था. कोडी गारब्रैंट है जो फॉर्मर चैम्प था. जोजे ऑल्डो ने अभी रिसेंटली
मार्लन वेरा जिसने शॉन ओमैली को हराया था, उसको बहुत बहुत ब्यूटीफुली डोमिनेट किया। लेग किक्स भी मारा, बहुत अच्छे स्ट्राइक्स मारे। लास्ट राउंड में एक्चुअली ग्रैपलिंग दिखाया उसका, जो बहुत टाइम से उसने दिखाया नहीं था। देयर इज फ्रैंकी एडगर, डोमिनिक क्रूज, बहुत सारे फन मैचअप्स हैं जो हो सकते हैं। एंड टीजे डिलशॉ इज रिटर्निंग बैक, हु वाज द चैम्प ऑफ द डिवीजन बिफोर ही got banned because of his PED use. A lot of things which will happen in the division, and I think Sean O'Malley is a very good addition. Right now, अभी Sean O'Malley is not ranked, but अगर ये fight वो जीतेगा तो definitely he'll be ranked in the top 15, I believe. Let's see. He's obviously very famous, very exciting. That's why he's the third fight in this card. And मुझे लगता है कि probably Sean O'Malley ही जीतेगा. Let's see. It will be very interesting to watch क्या होगा. Apart from this fight, there are some more fights which are very interesting. Miranda Maverick is a very young fighter जिसने recently one of the MMA Twitter का crush which is Liliana Jojo, इसको उसने हराया था बहुत dominantly. And John Anik जो है, he had told Miranda Maverick probably might be title contender in a year or so. He has that much confidence in her. And someone telling that for a upcoming fighter is shows like they have a lot of respect for their fighting style. Let's see how she does. Jillian Robertson is also a very good fighter. Both it will be interesting to see how it goes. There is one more fighter, Khama Worthy, who is a knockout artist, we can say. He recently fought another knockout artist in Otman Azaitar, undefeated fighter Otman Azaitar, and unfortunately Khama Worthy got knocked out. But ये वाला fight, it will be interesting to see how he gets back from there. And there is one more fighter, Abubakar Nurmagomedov. Khabib is cornering this guy. He's his cousin, and there is a lot of support for this fighter कि ये भी आगे जाके welterweight division में जो fight करता है, he can do something good. He can live up to his name. Let's see how it goes. And there is also Shane Young जो इजी के कैंप से आता है. वो रिसेंटली हारा था उसका जो फाइट था, बट हिज ओपोनेंट हैड लाइक उसने मिस्ड वेट बाय अ लॉन्ग मार्जिन. एंड इजी ने ऐसे उसके फर्स्ट फाइट अगेंस्ट कॉस्टा स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि ऐसे फाइटर्स को फाइट करने अलाउ नहीं करना चाहिए. एंड ही वाज डिफेंडिंग हिज टीममेट शेन यंग. लेट्स सी इफ दैट वाज द केस. इट्स पॉसिबल, बट ही वाज अ डेब्यूटेंट देन. इट्स हिज सेकंड फाइट नाउ. It will be interesting to see how he bounces back. I think ये कार्ड के लिए बस इतना ही. हम मिलेंगे नेक्स्ट डायरेक्टली 11th अप्रैल को for Darren Till versus Marlon Vettori, which is going to be very very interesting to watch. तब तक के लिए enjoy these fights. आज के लिए बस इतना ही. Bye guys. Take care. Bye.